बात अब पंजाब चुनाव की करेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। हाल ही में रेत माफिया के खिलाफ हुई ईडी की छापेमारी को आम आदमी पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि रेत माफिया में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार शामिल हैं और उन्हीं की शय पर पंजाब में रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने राज्यपाल से मुलाकात की और ईडी की छापेमारी का मुद्दा उठाया। पंजाब में ईडी ने सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर उर्फ हनी के ठिकानों पर हाल ही में 2 दिन तक छापेमारी की थी। की माइनिंग, सैंड की चोरी, सैंड माइनिंग के जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पे चन्नी साहब पर एफआईआर दर्ज हो और एक निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चन्नी साहब और उनके रिश्तेदारों की इलीगल सैंड माइनिंग माफिया से क्या उनके रिश्ते हैं, कैसे वो इलीगल सैंड माइनिंग पूरे पंजाब में कर रहे हैं, इसकी जांच हो। साथ ही साथ हमने गवर्नर साहब को यह भी बताया कि आज से करीब 1.5 महीना पहले आम आदमी पार्टी ने श्री चमकौर साहब हलके में, चन्नी साहब के अपने हलके में जिंदापुर पिंड में नजायज रेते की चोरी चन्नी साहब आप करवा रहे थे, उसका पर्दाफाश आम आदमी पार्टी ने किया था। उसके बाद पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब ने भी इस बात को कबूला कि चन्नी साहब रेते की चोरी करते हैं, सैंड माइनिंग का माफिया चलाते हैं। और इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मंजीत सहगल इस वक्त जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, ये पूरा मामला दरअसल तब सुर्खियों में आया था जब चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी की छापेमारी 2 दिन तक चली थी। ये पूरा मामला कहां तक पहुंचा है जो अब आपको इसे बार बार कुरेदने की जरूरत पड़ रही है? क्या ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए ना, कार्रवाई तो अभी भी चल रही है। कुछ लोग अभी भी ईडी के निशाने पर है। दरअसल 2018 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी एसबीएस नगर पुलिस के थाने में, उसमें 26 लोगों के नाम थे और उनमें से कुदरतजीत सिंह थे। कुदरतजीत सिंह का संबंध चरणजीत सिंह चन्नी के जो भतीजे हैं उनसे था और इसी तरह से यह कार्रवाई शुरू हुई। ईडी दरअसल इस एफआईआर में नामित जितने भी व्यक्ति हैं सबके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, पूछताछ करना चाहता है। तो इसलिए मामला अभी भी गर्म है और आम आदमी पार्टी इस पर जमकर राजनीति कर रही है। आज राघव चड्ढा ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को एक मांग पत्र सौंपा और इस मांग पत्र में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हालिया बयानों को आधार बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस के 42 जो नेता हैं वो गैर कानूनी सैंड माइनिंग में संलिप्त हैं, जिसकी जानकारी कांग्रेस हाईकमान को भी थी। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से भी सवाल किए हैं कि अगर अवैध माइनिंग से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है तो क्या पार्टी हाईकमान के पास भी ये पैसा जा रहा है, और अगर पार्टी हाईकमान के पास ये जानकारी थी कि कांग्रेस के कई नेता इसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ये सवाल आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल गवर्नर से बनवारी लाल से मिलकर उनके सामने रखे और ये कहा है कि अगर ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित भी है तो इतनी बड़ी धनराशि कहां से आई, कांग्रेस और खासकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को यह भी जनता को बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर पंजाब में राघव चड्ढा कांग्रेस के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुट गए हैं। इधर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले डिनर दांव चल दिया है। केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वो दिल्ली के काम का प्रचार करें और जिन 50 लोगों का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगा उनके साथ केजरीवाल चुनाव के साथ डिनर भी करेंगे। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश। इनमें जिन जिन राज्यों में आपकी जान पहचान है वहां आप अपना वीडियो बना के अपनी जान पहचान के लोगों को व्हाट्सएप करें
और उन्हें अपील करें कि वो लोग भी अपने अपने राज्य में आम आदमी पार्टी को वोट दें। वहां के लोगों को बताएं कि अगर वो भी आपकी तरह केजरीवाल को एक मौका देते हैं तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। जिनकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगी, ऐसे 50 दिल्ली वासियों को मैं चुनाव के बाद बुलाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ डिनर करूंगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए ऐसे मुद्दों का ही चुनाव में उन्हें सहारा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। दुश्मन देश में बिरयानी खाने जाए मोदी जी, उनकी माताजी को शॉल उड़ाने जाए मोदी जी, पठानकोट में आईएसआई को बुलाएं मोदी जी, और आरोप विपक्ष के नेताओं के ऊपर। आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले कान खोलकर सुन लें, ये चुनाव सांप्रदायिकता पर नहीं होंगे, भारत पाकिस्तान पर नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान पर नहीं होंगे। इन चुनावों में आपको असलियत के मुद्दों का जवाब देना होगा। आपको बताना होगा कि देश की सीमाएं सुरक्षित क्यों हैं। आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार क्यों है। वहीं यूपी चुनाव में जिन्ना और अब्बा जान के मुद्दे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी तल्ख टिप्पणी की है। राकेश टिकैत के मुताबिक जिन्ना मंदिर हिंदू मुस्लिम 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश में बुलाए गए किराए के मेहमान हैं। आधे रेट में फसल बेच के इसको जहां वोट देनी है वहां दे सकता है। ये सब होशियार है, ये सब अपना काम कर लगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचन में नहीं जनता को आना। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे बन जाएगी, हमें क्या पता किसकी बनेगी, लेकिन इनको तो जनता वोट नहीं दे रही। इनको जनता वोट ना, इनको नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी कैराना में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस कैंपेन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। पार्टी के आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग ने तय मानक से कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता इस कैंपेन में शामिल हुए थे। पार्टी ने मांग की है कि इस उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मसले को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया और ये कहा कि समाजवादी पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। अपने उस नोटिस का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने अपने कार्यालय में किया था, जिस तरह से बड़ी भीड़ और बड़ी तादाद में आप सबने दिखाया था, और उस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने इनको नोटिस किया है। तो ये खींच मिटाने के लिए वहां पर जो कोविड का प्रोटोकॉल हमारा है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही सारा काम हम लोग करते हैं। हम संस्कारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता संस्कारी है। हम किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करते। हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग के भी निर्देशों का पालन करते हैं। तो इसलिए पहले वो अपने नोटिस का जवाब दें जो उन्होंने किया था, जिस तरह से आप सबने दिखाया था, और कोरोना के दौरान किस तरह की भीड़ थी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि वो खींच मिटाने वाली बात है समाजवादी पार्टी की। चुनाव आयोग को ये तय करना है कि क्या चुनाव आचार संहिता सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए या दूसरे दलों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपत्ति की है। नहीं, ठीक है, उस पर तो FIR हो गई। अमित शाह पे FIR हुई है क्या? ये तो चुनाव आयोग को देखना है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो भीड़ हुई उस पे FIR है, अभी तक फोर्स लगी है। क्या अमित शाह के खिलाफ FIR हुई? यही तो मांग है हमारी कि अमित शाह के खिलाफ भी FIR करे चुनाव आयोग। वहीं हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अब शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। बाल ठाकरे की जयंती पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी, लेकिन शिवसेना ने सत्ता छोड़ दी। बीजेपी ने शिवसेना के इन आरोपों को बेमतलब बताया। शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो। पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या। आपल्याला नामशेष करायला गेले। हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली, माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे। आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं
वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही. बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी बाला साहब ठाकरे जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू तक अगर चुनाव लड़ते तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन हमने ये सब कुछ बीजेपी के लिए छोड़ दिया कि ठीक है आप देश में बढ़ जाइए, हम महाराष्ट्र में काम करेंगे. स्वयं बाला साहब ने कहा था कि राजनीति में वे किसी भी हालात में और जीवन में कभी भी उनका दल कांग्रेस के साथ समझौता कतई नहीं करेगा. और दुर्भाग्य से ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो वे शिवसेना दल को ताला लगाना पसंद करेंगे, पर कतई कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे. इस साल नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है. बंगाल सरकार ने इस मौके पर खास झांकी तैयार की है. कोलकाता में झांकी की पहली झलक दिखाई दी. झांकी को लेकर हाल ही के दिनों में काफी सियासी बवाल हुआ था. अब इसे गणतंत्र दिवस परेड में दिखाया जाएगा. और अब इसी टैब्लो को रिपब्लिक डे के दिन कोलकाता में रेड रोड की परेड में दिखाया जाएगा. फिलहाल ये टैब्लो लगभग